Hello students. So today let us take some more examples on addition and subtraction of vectors. Okay. So here we have one more example, that is two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. Okay. So we have two forces F1 and F2 and they are in the ratio 3:5. So let this ratio F1 by F2 is equal to 3 by 5, which we may write as 3x by 5x also, right? That means we can take F1 as 3x, we can take F2 as 5x. Okay, it's given that the resultant is 28 Newton and the angle of inclination is 60 degree. Okay, so we can use the formula for resultant, that is R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Now a square means f1 square, so it will be 9x square. B square means 5 ka, so 25x square, and this is 2 into 3x into 5x, so 2 into 3x into 5x into cos 60. Okay, all right, so let's solve it. This is 25 plus 9, right? It is going to be 34, so 34x square. This is 2, 3 is a 6, 5 is a 30, so this is 30x square. Cos 60 is half, so half, so 15. Okay, so 34 plus 15 will be 49. So 49x square ka under root will be 7x. Will be 7x. Right? So resultant is 7x and is given that the resultant is equal to 28. So 7x is equal to 28. So x is equal to 4. Alright. So if we put that 4 here, we'll get F1 is equal to 3 into 4, that is 12 Newton, and F2 is equal to 5 into 4, that is 20 Newton. And this is the answer for this question. Alright. So let us go to the next question. Okay, it's a very important question. ये सवाल बहुत important है, ध्यान से सुनिए. The resultant of two vectors a and b is perpendicular to the vector a. दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी a और b का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो चलो पहले एक a बना देते हैं. ये हमने a बना दिया. तो रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो पहले रिजल्टेंट बना देते हैं. तो ऐसा है रिजल्टेंट, ऐसा कुछ. ठीक है, तो बी किधर होगा? बी किधर होगा? तो आप ट्रायंगल लॉ से सोच सकते हैं कि ये जो हेड है ए का, ये बी के टेल से ज्वाइन होना चाहिए, यानी ये है बी. राइट? आपको ट्रायंगल लॉ मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं. इफ वी ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर to the tail of the second vector, head of the first to the tail of the second, then the resultant is given by the line joining the tail of the first to the head of the second. याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद करने की कोशिश करिए. तो हम लोगों ने ये आई थिंक थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया है या फोर्थ में. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ वी जॉइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. तो इस सवाल में दिया गया है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है, ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है. ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट ए के. तो हमने बोला ठीक है पहले ए बनाओ, ए बनाओ और जो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है ए के वो बनाओ. तो रिजल्टेंट बनाए, तो B किधर होगा? तो दैट्स अंडरस्टूड कि ये रिजल्टेंट आने के लिए B हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट, राइट, यहां से टू द हेड ऑफ द रिजल्टेंट. ये होना चाहिए B, तभी A प्लस B इज R. दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये डायग्राम बन रहा है. ठीक है, ये डायग्राम बन रहा है. अब आप देख सकते हैं इसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कह सकते हैं सर, जैसा कि आपने बताया था कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, हेड से टेल मिला. यस. और पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है? गाइए टेल से टेल मिला. यस. तो
चाहे आप इसको यहां रखो या वहां रखो, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, चाहे ट्राइंगल लॉ से बोलो या पैरेललोग्राम लॉ से बोलो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं, राइट, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कितना है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, राइट, दिया गया है कि R इज परपेंडिकुलर टू A। ओके, और दिया गया है कि एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ। तो R का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B, यानी R इज इक्वल टू B/2, ये दिया गया है। अब पूछा गया है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन A एंड B, राइट। हम लोग से पूछा गया है कि इस A वेक्टर में और B वेक्टर में एंगल कितना है, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, या आप इधर से बोल लो ये वाला एंगल, ठीक है, कैसे भी, राइट। जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो दो वेक्टर या तो डाइवर्जिंग होने चाहिए या तो कन्वर्जिंग होने चाहिए। अगर एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है तो फिर हम जो कन्वर्जिंग है उसको भी डाइवर्जिंग ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा इमेजिन करेंगे कि वो उसी पॉइंट से बाहर निकल रहा है तो फिर ये एंगल हो जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, क्या उसका रिजल्टेंट आर होना चाहिए, राइट। तो हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए और बी, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो वेक्टर है ये है आर वेक्टर, राइट। तो अगर हम ये वाला एंगल निकालना चाहें, इतना एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, राइट, ये वाला एंगल, इसको कुछ हम फाई कह दें, तो यहाँ पे जो कॉस फाई होगा, कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई हो जाएगा ये वाला, यानी एडजेसेंट, ठीक है, ये जिसको हम बेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट, ये हाइपोटेनस या बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है आर एंड आर का मॉड, और हाइपोटेनस क्या है, वो है बी का मॉड, ठीक है, मतलब बेसिकली आर बाई बी। देखिए हमको पता है आर इज इक्वल टू B/2, तो ये B/2 बाई बी, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये आ गया हाफ, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि कॉस फाई का वैल्यू हाफ हो गया, तो फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब कॉस इनवर्स। तो ये आपको पता है कि कॉस थीटा या कॉस फाई कब हाफ होता है, जब 60 डिग्री होता है तब, तो ये आया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब थीटा क्या होगा, मतलब ये पूरा एंगल क्या होगा, तो होगा 90 + 5, क्या हो जाएगा 90 + 5, मतलब 90 + 60, मतलब ये हो जाएगा 150। सो स्टूडेंट लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, P और Q, यानी इस तरह से रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, तो P और Q जो वेक्टर इन दोनों का सम है R, ठीक है। एंड इफ Q इज डबल्ड, तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है कि इफ Q इज डबल्ड R इज डबल्ड। अगर इस Q को डबल कर दिया हमने, 2Q कर दिया, तो ये 2R हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर दिया है कि ये एक सिचुएशन, एक दिया व्हेन Q इज रिवर्स्ड R इज अगेन डबल्ड, ये दूसरा सिचुएशन है। बोल रहा है कि अगर इसको हमने ऐसा कर दिया रिवर्स, यानी -Q कर दिया, तो वापस ये 2R हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये कंडीशंस दी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो फिर से देखिए, बोला गया है कि द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R, तो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू P + Q, ओके। दूसरे में दिया है Q इज डबल्ड R इज डबल्ड, कि अब Q वेक्टर का अगर मॉड डबल कर दिया जाए, डबल, ठीक है, तो R वेक्टर विल आल्सो बिकम डबल। तो ठीक है, इफ Q इज 2Q वेक्टर, R विल बिकम 2R वेक्टर, ओके। फिर दिया है कि इफ Q इज रिवर्स्ड, अगर Q को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स, तो फिर वापस R विल बी डबल्ड। तो इसका मतलब P वेक्टर अनचेंज्ड, राइट, दे हैव नॉट चेंज्ड P वेक्टर। Q को रिवर्स किया तो Q की जगह क्या आएगा, -Q। तो ये इसका रिजल्टेंट, यानी P + -Q, जैसे बताया था आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में, फिर से होगा डबल, ऐसा दिया है। सो वील हैव टू यूज दिस कंडीशंस टू मेक इक्वेशंस एंड वील हैव टू सॉल्व दोस इक्वेशंस, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस पहले इक्वेशन के लिए R वेक्टर इज इक्वल टू P + Q के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होगा √P² + Q² + 2P को PQ cos थीटा। तो हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये R² इक्वल टू
अब इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, फिर से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, अब होगा 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये नहीं दिया कि थीटा चेंज किया है, थीटा इज दे हैव नॉट चेंज्ड थीटा, थीटा हैज नॉट बीन चेंज्ड, व्हाट हैज बीन चेंज्ड, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ q हैज बीन चेंज्ड, 2q, एंड ड्यू टू दैट, राइट, या ड्यू टू विच व्हाट हैज हैपेंड, ड्यू टू विच r का magnitude has changed, it has become 2r. So the equation will become 2r का whole square is equal to p square plus 4 यानी 2q का whole square plus 2ab यानी 2 into p into 2q into cos theta because theta has not changed. So इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इससे आएगा, राइट। अब वो कह रहे हैं कि q is reversed। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में, right, subtraction of two vectors is basically addition of two vectors, ठीक है। तो when I say p minus q, I actually can say p plus of minus q, and minus q is a new vector and I'm adding p with minus q। बस वहां पे एक ही चेंज आया था कि इस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस आया था। तो जैसे प्लस में क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो a माइनस b के लिए क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस एक छोटा सा चेंज आता है। तो हम लोग वो यूज करेंगे, यानी हमें ये p और q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और दिया है कि अब रिजल्टेंट जो है वो डबल हो गया है, तो हम लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन आ गए। अब इस तीन इक्वेशन से हम बाकी इक्वेशन निकालेंगे, एकदम सिंप्लीफाई करेंगे उसको, और फिर हम वहां से पी क्यू आर का रेशियो निकालेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप इसके आगे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सोल्यूशन देख लीजिए। तो सबसे पहले ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और इसको हमने लिख दिया थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन आ गए। अब इस तीन इक्वेशन से हम आगे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम पहले पूरा इक्वेशन q के टर्म्स में ले आएंगे, वहां से q फाइंड कर लेंगे, फिर q से p फाइंड कर लेंगे, फिर हम p to q to r फाइंड कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, तो वहां से ये आ जाएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। फिर 1 और 3 को ऐड कर दिया, 1 और 3 को ऐड कर दिया, वहां से ये इक्वेशन आ गई, ये वाला, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन आ गए। फिर हमने ये जो दो इक्वेशन आए 3 और 4, मतलब ये 3 और 4 को ऐड कर दिया, तो उससे हमें ये मिल गया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला। और फिर हमने इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन 5 से, यूजिंग इक्वेशन 5 इसमें, तो हमने डाल दिया p स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया, 5r स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर डाल दिया। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ से q मिल गया, तो p मिल जाएगा और ये रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये इक्वेशन देखिए, यहाँ सब लिखा हुआ है, 2 - 1 1 + 3 3 + 4, और फिर वो आने के बाद इसमें यूजिंग 5, ये है 5, ठीक है, 5 को यहाँ पे यूज किया, सॉल्व किया। ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करिए, कभी कभी इस तरह के कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं, तो हमें वो करने पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, so let us take the last example for today's lecture. So again in this question we have two forces of unequal magnitude मतलब F1 and F2, okay, simultaneously acts on a particle making an angle theta is equal to 120. So there are two forces F1 and F2 and the angle between them is 120 degree, right? Two vectors diverging from a point, and this is the angle between the two vectors. All right, so this is 120 degree given in the question. If one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes √3 times. तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि रिवर्स करने से पहले क्या होगा। रिवर्स करने से पहले ये सिचुएशन होगा, तो जो रिजल्टेंट है उसको मैं R1 कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन में एक फोर्स को रिवर्स किया, तो वहां पे जो रिजल्टेंट होगा उसको हम R2 कह देंगे। तो R1 और R2 दो अलग रिजल्टेंट्स, ठीक है, एक पहले वाले सिचुएशन के लिए और एक दूसरे वाले सिचुएशन के लिए। तो फर्स्ट सिचुएशन मतलब ये वाला सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट है यानी R1 वेक्टर है, वो इन दोनों का सम होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा, ठीक है। और आपको पता है ये फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है, यू नो दिस ऑलरेडी। नाउ इफ F2 इज रिवर्स्ड, अगर एक जो F2 वेक्टर है उसको रिवर्स कर दिया मतलब आपने उसको F2 की जगह -F2 ले लिया, तो अब रिजल्टेंट होगा F1 + -F2। आपको पता है कि जब दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो सेम फॉर्मूला यूज होता है, बस एक प्लस की जगह माइनस आ जाता है, यानी √a² + b²
एज इट इज प्लस 2ab cos theta की जगह माइनस 2ab cos theta. So the resultant in the second case will be under root f1 square plus f2 square minus 2f1 f2 cos theta. अब हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट? सबको पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है हमने, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो पहली बार पहले केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो r1 है, तो r1 इज इक्वल टू ma1. सेकेंड केस में जो रिजल्टेंट है, राइट, वो है r2 एंड दैट विल गिव यू ma2. तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो r1 बाई r2 क्या आएगा, a1 बाई a2. अब अगर आप a1 को a मान लो तो a2 होगा √3a, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. If one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes √3 times. यानी पहले अगर उसका एक्सेलरेशन a था तो अब वो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा √3a. तो ये है अपने पास सिचुएशन, ठीक है. और r1 r2 अपने को पता है, ये रहा r1, ये रहा r2, ठीक है. तो ये हमें इसमें डालना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इसमें डाल देते हैं. तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि अब इसके आगे कैलकुलेशन है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है. और r1 और r2 के वैल्यूज को हम लोग रखते हैं, ओके. तो मैं इतना ये पार्ट रब करता हूँ, ओके. अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो r1, ये रहा r1, तो लिख दीजिए अंडर रूट f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है. और डिवाइड बाय r2, ये r2 है, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट f1 स्क्वायर a बाई √3 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई √3 आ गया, 1 बाई √3. अब मेरे पास इसके आगे कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है. तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसको स्क्वायर कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. तो ये इधर ये उधर स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, और वो हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ये 3f1 स्क्वायर और ये f1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा 2f1 स्क्वायर, 3f2 माइनस f2 2f2 स्क्वायर, 3 2 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 f1 f2 cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0. तो आप 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 4 f1 f2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है. तो यहाँ तक आ गए हम लोग, ओके. ओके, और थीटा कितना है, थीटा है 120, तो ये हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 4 f1 f2 cos 120 इज माइनस हाफ, ठीक है. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये याद कर लीजिए आप, अगर cos 120 का वैल्यू है तो कितना होता है, माइनस हाफ. ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है. तो ये माइनस हाफ, ये हो गया 2 2 यानी 0. तो क्या आ गया इक्वेशन आ गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 इक्वल टू 0. हमें रेशियो चाहिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि f1 बाई f2 का रेशियो निकालो, तो हम पूरे को f2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा f1 बाई f2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1. क्यों, ये हम हर टर्म को f2 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो f2 स्क्वायर बाई f2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन f1 स्क्वायर बाई f2 स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 f1 बाई f2, इस तरह से, ठीक है. इसको हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब रेशियो आ गया 1, f1 बाई f2 इज इक्वल टू 1. तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है. आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, राइट. एक बार देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए और ट्राई करिए, सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा. 2 बार 3 बार उसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो को फिर से देखिए, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट. यू विल गेट दी